मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच भारत ने अपने देश के क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए कौन सा बड़ा फैसला किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस को लेकर भारत सरकार ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग में बदलाव किया है और पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन को लेकर ऐसा कौन सा दावा किया है जिसकी चर्चा पूरे यूरोप में हो रही है। साथ ही में ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के तुरंत बाद भारत को कितना इससे फायदा हुआ है। इसरो में सबसे बड़ा रेजिग्नेशन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इसके पिछले असली वजह को भी हम डिकोड करेंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से क्रॉस होने वाले शिप्स के लिए एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले काफ़ी शिप्स को रिस्क का सामना करना पड़ रहा था। ईरान और अमेरिका दोनों ही कॉमर्शियल शिप्स को लगातार टारगेट कर रहे हैं और जब भी किसी कॉमर्शियल शिप के ऊपर अटैक की न्यूज़ आती है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन क्रू मेंबर्स ही सवार होते हैं। भारत ने सबसे पहले 2 बार ईरान और अमेरिका को अपना नोटिस और प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था, लेकिन इन दोनों नोटिसों का कोई भी असर देखने को हमें नहीं मिला था। इसलिए अब लगातार बढ़ती इंडियन क्रू मेंबर्स की कैजुअलिटी को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले शिप्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आता है, इन्होंने आज सर्कुलर नंबर 36 जारी करके देश के शिप मैसेंजर्स और शिपिंग इंडस्ट्री के रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज को डायरेक्शन दी है। भारत के क्रू मेंबर्स और शिप के ऊपर काम करने वाले कर्मियों को डिप्लॉय न किया जाए जो कि शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले हैं। अगर शिप का ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से है तो फिर उस शिप के ऊपर इंडियन क्रू मेंबर्स नहीं होने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आज जारी किया गया। इस ऑर्डर में गवर्नर ने यह भी बताया कि ये ऑर्डर अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी सरकार की तरफ से जब तक कि दूसरा ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक लागू रहेंगे। इसके साथ ही सर्कुलर में डीजीएमए ने यह भी कहा कि गल्फ रीजन, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी खराब हो गई हैं, इसलिए शिप्स सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही आगे बढ़ें। जब भी जरूरत हो तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर से कांटेक्ट रखें। अब तक यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ये जो सर्कुलर जारी किया है वो सब इंडियन में रजिस्टर्ड शिप मैनेजमेंट कंपनीज, इंडियन शिप ऑनर्स और भारत में रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज ये सब तो फॉलो करेंगी ही, लेकिन जिनका बिजनेस भारत में है या भारत से लिंक्ड है लेकिन जो दूसरी कंट्रीज में रजिस्टर्ड कंपनी है जिनका भारत के साथ कोई लिंक नहीं है, हो सकता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को फॉलो ना करें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये रूल फॉलो करवाने के लिए उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि 80 से 90% तक इंडियन क्रू मेंबर्स को तो सेफ कर लिया गया है, लेकिन 10% चांसेस हैं कि कुछ इंटरनेशनल कंपनीज ये डायरेक्शंस फॉलो ना करें और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रूट्स के ऊपर इंडियन को डिप्लॉय करें। हालांकि उसकी परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन मैं आपको इसलिए भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि कल को अगर दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में शिप के ऊपर अटैक होता है तो फिर से इंडियंस पाए जाते हैं तो आप समझ जाइएगा इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो भारत में रजिस्टर्ड कंपनी ने इंडिया की सरकार की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया या फिर वो शिप किसी दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड है जिसका इंडिया के साथ कोई भी लिंक नहीं है, बस क्रू मेंबर्स इंडियन थे। यही 2 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, वरना जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है उसके पास तो भारत की सरकार की डायरेक्शन मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट बिग अपडेट आ रही है भारत और पोलैंड को लेकर, क्योंकि पोलैंड के विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी है जो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का रेफरेंस दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर व्लादिस्लाव बार्तोजेस्की ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि साल 2022 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और रशियन प्रेसिडेंट
व्लादिमीर पुतिन को ऐसा करने से रोक दिया था। इनके मुताबिक मोदी के दखल के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने का अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के वेल नोन वर्ल्ड स्टेटमेंट मैन हैं, जो दुनिया में रिस्पेक्ट एंजॉय करते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुनते हैं और उन पर ध्यान भी देते हैं और सीरियसली भी लेते हैं। अब पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट भारत से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज में वायरल हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन और इंडिया के बीच साइन हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पिछले कल 15 जुलाई को भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल सर ने यह जानकारी दी कि ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद पहले 24 आवर्स में भारत ने ब्रिटेन को कितनी वैल्यू का सामान एक्सपोर्ट किया है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने के अकॉर्डिंग भारत ने पहले दिन 140 मिलियन की कीमत के गुड्स ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किए हैं। अगर हम पिछले साल के एक्सपोर्ट डाटा के साथ कंपेयर करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर भारत ने ब्रिटेन को 3.4 बिलियन के साथ एक्सपोर्ट किए थे, यानी ऑन द एवरेज डेली 35 मिलियन के एक्सपोर्ट किए गए थे। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यह फिगर 35 मिलियन से ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल के एंड में भारत और ब्रिटेन के बीच पहले दिन की तरह 4 गुने से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाता है या नहीं। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर। लेकिन आज की न्यूज़ थोड़ी सी चिंता करने वाली है। इसमें भारत की सरकार को दखल देना पड़ा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रेजिग्नेशन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हालात इतने गंभीर हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों में इसरो को 100 से ज़्यादा एक्सपीरियंस साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट अपनी जॉब से रिजाइन कर चुके हैं, यानी इस इस्तीफे के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके एग्जैक्ट कारण तो खैर पता नहीं लगे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है रिसेंटली इंडिया की गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया है। इसके बाद इंडिया के स्पेस सेक्टर में कई सारी कंपनीज और स्टार्टअप आ गए हैं और यह जो इसरो से इस्तीफा देने वाले साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ है, वह प्राइवेटाइजेशन के बाद स्काई एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल इस तरीके के स्पेस टेक स्टार्टअप्स तेजी से इंडिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं। और जैसे जैसे इनके नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, यह भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में तरह तरह के ऑफर्स कंपनीज को दे रहे हैं। कुछ कंपनीज तो सैलरी के साथ साथ कंपनीज में स्टॉक ऑप्शंस भी दे रही हैं, जिसकी वजह से इसरो के सीनियर साइंटिस्ट कुछ सालों के बाद रिटायर होने वाले हैं। वो अर्ली रिटायरमेंट लेकर इन प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग रिजाइन करके इसरो से जा रहे हैं, उनमें से कई सारे लोग गगनयान जैसे स्ट्रेटेजिक स्पेस मिशन और क्रिटिकल स्पेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के क्रिटिकल स्पेस मिशन हैं। उनसे जुड़े ग्रुप ए के साइंटिफिक और टेक्निकल पर्सनल्स को वॉलंटरी रिटायरमेंट के अप्रूवल के रूल को चेंज कर दिया है। अभी तक क्या था कि इसरो स्पेस एजेंसी के सेंट्रल डायरेक्टर्स और हेड ऑफ यूनिट्स जिनको यह पावर दी गई थी, यह किसी भी एसजी लेवल तक के ग्रुप पे साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ के रिजाइन और वॉलंटरी रिटायरमेंट को खुद ही अप्रूव कर देते थे। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने यह पावर्स वापस ले ली हैं। नए रूल्स के मुताबिक अब सेंटर ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी साइंटिस्ट का रिजाइन अप्रूव नहीं करेंगे। वह सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन के साथ रेजिग्नेशन वाली फाइल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भेज देंगे। अब फाइल अप्रूवल का अधिकार सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास ही होगा। लेकिन अब सरकार यह कोशिश कर रही है कि इंडिया की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, जो देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट मिशन कंडक्ट कर रही है, उसके जो क्रिटिकल मिशंस हैं वो बीच में अटक ना जाएं, वरना यह सीनियर लेवल के एक्सपीरियंस साइंटिस्ट या मिशंस को बीच में ही छोड़ देंगे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है। और वहाँ पर नेशनल जो प्रोजेक्ट हैं उसमें एफिशिएंसी को लेकर खतरा बढ़ जाएगा। अर्ली रेजिग्नेशन और अर्ली रिटायरमेंट के अप्रूवल की पावर कम करके क्या ये सही किया है इंडियन गवर्नमेंट ने? ये बड़ा सवाल है। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत ग्लोबल अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
Yeah.